हेलो दोस्तों, मैं प्रिया गुप्ता आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज टीचर्स डे के मौके पर मैं एक ऐसी गुरु की आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ जिन्होंने इस पूरे भारत का इतिहास गढ़ा है। इस भारत को एक अखंड भारत बनाने वाले एक ऐसे ही गुरु की कहानी लाई हूँ। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और जो आज हमारी वीडियो है वो ऐसे एक गुरु है जिन्हें आप चाहे गुरु कह लीजिए, चाहे साथी कह लीजिए, चाहे सलाहकार कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए। यानी उन्होंने अपने शिष्य का हर मोड़ पर साथ दिया है। ठीक है। तो आज जो हमारे ऐसे गुरु हैं वो हैं कौटिल्य कह लीजिए, उन्हें चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, कुछ भी आप लोग कह लीजिए। आज मैं इन्हीं गुरु के बारे में लाई हूँ जिन्होंने पूरे भारत का इतिहास रचा है। ठीक है। तो इसीलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग आज इन गुरु की जो वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे और बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी इनसे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कौटिल्य, चाणक्य, उनके ऊपर। और जो उन्होंने भारत को एक अखंड भारत, एक जो है भारत का इतिहास जो उन्होंने रचा है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, इनके जन्म से ही। देखिए, आज जो इनके जन्म है वो हम इनके जन्म के जो स्रोत हैं ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए इनके जो जन्म के बहुत कम स्रोत हैं, तो उन्हीं जो स्रोत हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो इनका जन्म है वो 350 बीसी के आसपास हुआ था। और फिर इनके जन्म से एक जुड़ी हुई कहानी भी है कि जब ये पैदा हुए थे उसके बाद एक ऋषि मुनि जैसे साधु होते थे वो आए थे। तो उन्होंने जो है साधु ने इनको देखकर इनके माता पिता को तभी बता दिया था कि ये आगे चल के राजपाट संभालेगा या फिर एक राजा की उत्पत्ति करेगा। तो तभी इनका ये जन्म से ही बहुत ज्यादा विलक्षण प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे। आप इन्हें बहुत पढ़ने में भी बहुत ज्यादा होशियार थे सभी विषयों के बारे में। वैसे तो ये ब्राह्मण थे, पिता का नाम चणक, जिनके नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। और जो कौटिल्य नाम था इनका, कई लोग कहते हैं कि ये कुटिल वंश के थे इसीलिए इनका कौटिल्य नाम पड़ा। कई लोग कहते हैं कि इनकी कूटनीतियों के और जो इनका वो व्यवहार था उग्र व्यवहार के, यानी क्रोधी व्यवहार के व्यक्ति थे, इसीलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। इन्हें राजनीतिक शास्त्र, समुद्र शास्त्र क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को बोलते वक्त देखें कि उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसी को हम समुद्र शास्त्र कहते हैं। तो ये उसमें भी बहुत पारंगत थे, है ना। युद्ध की रणनीतियों में अर्थशास्त्र जो कि इनकी रचना भी है बहुत ज्यादा फेमस। आज भी इनकी जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है ना। तो बहुत ज्यादा ये वेदों के, साहित्य के, बहुत हर चीज में ये एकदम निपुण थे, एकदम पारंगत थे, एकदम सक्षम थे। हर चीज में इनको बहुत ज्यादा होशियार थे। ठीक है। शुरू में तो इन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो नालंदा विश्वविद्यालय से पूरी करी। और फिर उसके बाद ये तक्षशिला जो आज रावलपिंडी के यानी पाकिस्तान में है, वहां पर ये प्रधानाचार्य के जो है काम कर रहे थे, यानी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे तक्षशिला में। देखिए, अब ये सब तो हमने इनके जन्म से इनके बड़े होने की बातें बता दी। लेकिन
जब इनका जो जीवन है वो दो इनके साथ घटनाएं हुई थी जिन्होंने इनके पूरे जीवन को ही बदल के रख दिया था। ठीक है, दो घटनाएं जो थी वो इनके साथ हुई थी जिन्होंने इनका पूरा का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया था। तो वो दो घटनाएं कौन सी थी? देखिए, पहली घटना क्या थी? पहली घटना थी के जो सिकंदर, भारत में सिकंदर का प्रवेश। देखिए, हुआ क्या था, जब ये तक्षशिला में प्रधानाचार्य के पद पर, मतलब प्रधानाचार्य थे, शिक्षक थे वहां पे, तो उस टाइम पे इनको पता चला कि जो सिकंदर है वो भारत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वो विश्व जीत चुका था और सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए और भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो है उसे बढ़ रहा था। तब जो आज हमारा भारत है वो उस टाइम पे एक पूरा संपूर्ण यानी अखंड भारत नहीं था, वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। जनपद क्या होता है? जनपद यानी राज्य, जन यानी लोग, पद यानी राज्य। जनपद यानी लोग जहां पर रहते हो, राज्य। तो 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिसमें जो था अलग अलग जनपद थे। तो ये अलग अलग राजाओं के पास गए कि ऐसे ऐसे हमें सिकंदर को भारत में अलेक्जेंडर को आने से रोकना होगा और भारत की संस्कृति को बचाना होगा, भारत के हित के लिए कार्य करने पर होंगे। लेकिन उन राजाओं ने मना कर दिया इनके साथ शामिल होने से। ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो भी इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर ये बहुत से अलग अलग राजाओं से मिल रहे, तो उस टाइम का मगध यानी आज जो उड़ीसा, एमपी, यूपी, बिहार के कुछ क्षेत्र, ये सब मगध था पूरा। मगध जो था बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा पावरफुल, यह मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल जो था उस टाइम पे जनपद था। ठीक है, तो ये उनके पास भी गए, वहां के जो सम्राट थे वो थे धनानंद। ठीक है, तो उनके पास भी गए। तो हुआ क्या, जब इन्होंने उनको बताया कि जो ये है सिकंदर है वो भारत में आ रहा है, तो अ, जब उन्होंने क्या करा, इनकी बेइज्जती कर दी इनको, इनको उल्टी सीधी बातें बोली, इनको कहा कि तुम पंडित हो, अपनी पंडिताई करो, ये राजाओं के काम है युद्ध करने, तुम्हारे नहीं, तुम अपनी चोटी संभाल लो, उतना ही बहुत है, तो तुम्हें युद्ध में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी जो है पंडिताई करो। ऐसे सब इनको उल्टी बातें बोल दी। फिर इनको आ गया क्रोध और इनको धक्का देके भी निकाल दिया। तब इनको आ गया क्रोध और इन्होंने अपनी जो खुली शिखाएं थी यानी बाल थे इनके, उनको पकड़ के संकल्प लिया कि मैं नंद वंश का विनाश कर दूंगा और उसके बाद ही अपनी चोटी बांधूंगा। ठीक है, अपनी शिखाएं बांधूंगा। तो इन्होंने उस टाइम पे ये संकल्प, ये शपथ ले ली और फिर इन्होंने क्या किया, अब मान लो आप लोगों को एक राजा का वंश खत्म करना है तो उसकी जगह पे दूसरा राजा लाएंगे तभी तो ये क्या हुआ, ये ढूंढने लगे। इसकी भी कहानी है कि ये जो है दरबार से जाने के बाद ढूंढने लगे राजाओं को कि कौन उसके लायक है जो धनानंद से लड़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, 16-17 साल के ना कुछ लड़के जो है आपस में गेम खेल रहे थे राज दरबार का, जिसमें एक जो लड़का है वो बना हुआ था राजा और बाकी सब उनके बने हुए थे प्रजा मंत्री, ये सब बने हुए थे। तो क्या हुआ, जब वो जो राजा बना हुआ था लड़का, वो उन अपनी प्रजाओं की, मंत्रियों की, इनकी समस्या सुन रहा था और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझा रहा था। तो ये देख के ये बहुत प्रभावित हुए उस लड़के से, और वो लड़का जो था आगे जाके ही चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो वो लड़का के पास ये गए और फिर इन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि यही आगे चल के भारत का एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो कौन बनेगा, राजा। ठीक है, और वही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बने। तो ये उसको फिर कहाँ ले गए, तक्षशिला। ठीक है, जो उस टाइम का बहुत ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पे इन्होंने उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को
बहुत सारी शिक्षाएं दी उन्हें, उसे राजनीति समझाई, उसे शस्त्र अस्त्र इनके सबके ज्ञान दिए, वेद समझाए, पुराण समझाए, सारा कुछ इन्होंने उसको शिक्षा देनी स्टार्ट कर दी। तो जब इनके इनके पास अब इन्होंने थोड़ी बहुत सेनाएं भी बना ली, इन्होंने 5,000 हाथी और घोड़ों की सेना तैयार कर ली। तो इन्होंने सोचा कि अब समय आ चुका है धनानंद पे अटैक करने का। ठीक है, तो ये उस पे अटैक करने चल दिए। और उस टाइम पे मगध की जो राजधानी होती थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो सीधे पाटलिपुत्र पे जाकर इन्होंने आक्रमण कर दिया। इन्होंने सुबह होते ही आक्रमण कर दिया, और इतनी छोटी जो इनकी हाथी घोड़ों की सेना थी वो दोपहर आते आते तो खत्म हो चुकी थी। ये भी बड़ी मुश्किल से चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों बड़ी मुश्किल से अपने अपनी जान बचाकर वहां से भागे। ठीक है, तो ये जब वहां से अपनी जान बचा के भागे तो ये सोचने लगे कि हमसे गलती क्या हुई। तो ये चले गए कुटिया के, वहां जाके छुप गए। तो देखते क्या है, कुटिया के वहां से इसके लिए भी, इसमें भी क्या हुआ, कुटिया में जो एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, और उसका बच्चा था। तो उसने क्या किया, जो उसको बच्चे को जो है, औरत ने खिचड़ी बनाई थी खाने में और वो बच्चे को दे दी। औरत अपने काम में लग गई, तो बच्चे ने क्या किया, उस गरम गरम खिचड़ी में बीच में हाथ दे दिया। तो बच्चा गरम गरम से चिल्लाने लगा, उसका हाथ जल गया, तब उससे चिल्लाने लगा। तब उसकी माँ ने आकर बोला, तू तो मूर्ख है चाणक्य की तरह, उसने भी सीधे बीच में हमला कर दिया और तू भी सीधे बीच में हाथ दे रहा है, बीच में हाथ धो के तो जलोगे ही। साइड में कोने कोने से खाना शुरू कर, खिचड़ी के मजे लेने हैं तो कोने कोने से खाना शुरू कर ठंडी करके। तब इनको इनकी गलती समझ आई और ये उस औरत के पास गए और उससे कहा, माई तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें बहुत ज्यादा बड़ी सीख दी है आज। और ना, इनकी ये भी विशेषता थी कि ये हमेशा सीखने के लिए तैयार ही रहते थे। ये अपने अनुभवों से बहुत ज्यादा अच्छा जो है सीखते थे। ये हमें जो है आज भी लोगों को भी ये चीज अपनानी चाहिए कि उन्हें सीखनी चाहिए, बहुत ज्यादा उन्हें सीखना चाहिए उनके अनुभवों से। लेकिन लोग कुछ भी गलती हो जाती है उनसे तो वो सीखते नहीं हैं, बल्कि जो अपने को वो कमजोर और समझने लगते हैं। लेकिन उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये उसके धन्यवाद बोला और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 कदम उठाए, 7 स्टेप से ये धनानंद पे आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। वो 7 स्टेप क्या थे, पहला स्टेप था कि ये जो सबसे पहले अभ्यास करने लगे। अभ्यास क्या करने लगे, लड़ाइयों के लिए जो इनकी सेना है उन्हें तैयार करने लगे। ठीक है, पहला स्टेप इन्होंने क्या किया, सेना इकट्ठा करने का, क्योंकि जो मगध की उस टाइम पे जो थी सेना थी वो 2 लाख तो पैदल ही सिपाहियों की थी, और हाथी घोड़े रथ ये सब थे। तो इनको भी एक सेना तो चाहिए ही थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक सेना को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो वहां के जो मगध के लोग वो तो थे ही उनसे परेशान, क्योंकि जो धनानंद था वो अपने ही भोग विलास और अपनी ही सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, अपनी ही सारी अय्याशियों में जो जनता जनता के कर्ज लेता था उनसे, वो अपनी ही अय्याशियों में इनमें लगाता रहता था। जनता की ना कोई मदद करता था, ना जनता की समस्याओं को सुलझाता था, अपनी ही सुख सुविधाओं में लगा रहता था। तो जनता उससे वैसे ही परेशान थी। तब इन्होंने वहां की जनता को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आने को कहा। धीरे धीरे जनता को वो करने लगे। ठीक है, तब पहला स्टेप तो इन्होंने ये उठाया। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी जहाँ पे भी मगध की कमजोर पकड़ थी, यानी जिन भी राज्यों पे मगध की कमजोर पकड़ थी उनको अपने साथ मिलाया। ठीक है, वहां के जो भी राजा थे उनको अपने बातों में, अपने मतलब ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेट थे, बहुत बड़े, ज्यादा बहुत ज्यादा ही अपनी बातों में दूसरे को ऐसा वो कर लेते थे, हिप्नोटाइज सा कर लेते थे कि दूसरा इनको मना ही नहीं कर पाता था। तो इन्होंने वहां के राजाओं को भी अपने साथ कर लिया। ठीक है, तीसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विष कन्याओं की जो है वो खड़ी करी सेना।
इनका क्या था, उसमें खूबसूरत सी लड़कियों को थोड़ा थोड़ा जहर दे दे के उनको विष कन्याएं बना दिया था। और ये क्या करती थी, ये युद्ध के दौरान राजाओं को अपने होठों से जो है जहर देकर उन्हें मार देती थी। ठीक है। चौथा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जासूसों की जो है जासूसों की सेना तैयार की। ये इन जासूसों का क्या काम था कि मगध में क्या हो रहा है, जो धनानंद की सेना है वो क्या कर रही है, ये सब जो है इन सब जासूसी करने के लिए जासूसों की सेना तैयार की। अगला स्टेप जो इन्होंने करा, छठा स्टेप, वो था जो हमारे वो थे धनानंद की कमजोरी को पकड़ा। क्योंकि जब दुश्मन की कमजोरी का हमें पता चलेगा तभी हम दुश्मन पर हमला कर पाएंगे। ठीक है। जब दुश्मन की कमजोरी का हमें पता होगा तभी हम दुश्मन को हरा पाएंगे। तब उसकी कमजोरियां, उनकी कमजोरी पर आक्रमण करने का सोचा। फिर अगला क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो सातवां इनका स्टेप था वो था अंतरराष्ट्रीय संबंध। यानी इन्होंने बाहर के जो देश थे, यूनान के देश थे, यूनान के अलग अलग, उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया अपनी सेना को। और धीरे धीरे इन्होंने यही सब कदम उठाते उठाते इन्होंने 8 लाख की सेना तैयार कर ली थी। अब इसकी जो थी वो थी 2 लाख की, और इनकी हो गई 8 लाख की। 4 गुना ज्यादा सेना इन्होंने तैयार कर ली थी। तो अब ये बिल्कुल तैयार थे उस पर हमला करने के लिए। तब इन्होंने उस पर हमला किया, मगध पर, और धनानंद और उसके वंश का यानी नंद वंश का विनाश कर दिया। ठीक है। तो इस धनानंद का जब विनाश हो गया उसके बाद इन्होंने वहां पर मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करी और खुद वहां के प्रधानमंत्री बने और मुख्य सलाहकार भी बने। तो जब ये वहां के मुख्य सलाहकार बने तो क्या हुआ था, अलेक्जेंडर तो चला गया लेकिन उसने जो थे, अब जो हम ये थे, जो हमारे चाणक्य थे, ये सोच रहे थे कि भारत जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो जब ये एक साथ आएगा तभी एक अखंड भारत की स्थापना हो पाएगी। तो अब भारत को जो है इन्होंने अखंड बनाने के लिए, अखंड तो बना लिया था क्योंकि जब धनानंद को हराने के लिए इन्होंने जो भी राजा वहां पे 15 जनपद थे उनको सबको इकट्ठा करा, तभी धनानंद को हरा पाए थे। ठीक है। अब जो विदेशी आक्रमणों से भी भारत को बचाना था, तब एक और कहानी इनके बारे में कही जाती है कि चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया करते थे खाने में। इसका भी रीजन है। देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने का कारण था। ठीक है। कारण क्या था कि जिससे, आप मान लो दुश्मन ने, किसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में जहर मिला दिया, तो जब उनके उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा जहर जाता रहेगा, तो अगर किसी उसने जो दुश्मन ने जहर उनको देगा तो वो उनके शरीर पे असर नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो शरीर है वो जहर को पहचानता है, तो वो उन पे असर नहीं करेगा। तो उनकी ही सुरक्षा के लिए या उनको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे। ये आप लोग घर में बिल्कुल भी ट्राई मत कर लेना कब गलती से भी। ठीक है। क्योंकि बहुत दुर्घटना भी हो सकती है इसके चक्कर में, तो इसलिए प्लीज बिल्कुल भी मत ट्राई कर लेना। ठीक है। तो एक दिन इसके भी वो एक कहानी है, मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें इनको तो पता नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य को कि मेरे खाने में जहर है, तो इन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ को इनका खाना दे दिया खाने के लिए, है ना। अब खाने में तो जहर था और वो थी प्रेग्नेंट, यानी वो उनकी डिलीवरी थोड़े ही समय बाद होने वाली थी। तो क्या वो उनके खाने में जहर था, तो वो जहर अपना असर दिखाने लगा और वो उसे खाने से मर गई। लेकिन चाणक्य ने इनको बचा लिया, मतलब उनकी वाइफ को तो नहीं बचा पाए लेकिन उनके बच्चा यानी जो आगे चल के बिंदुसार बना उनको बचा लिया। ठीक है। तो अब जो है भारत भारत पर एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन जो अलेक्जेंडर था उसने क्या, उनके सेनापति, अलेक्जेंडर तो मर गए थे लेकिन उनके जो सेनापति थे वो फिर से जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे।
तो विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो भारत एक बन गया था, तो इस बार जब उनके सेनापति होते थे सेल्यूकस, ठीक है, तो वो जब भारत पे हमला करने आए तो इस बार जो था उनका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से और एक ऐसे बुद्धिमानी व्यक्ति यानी चाणक्य से हुआ, तो इस बार वो हार गए। तब जब वो हार गए, इन्होंने चाणक्य ने इस विदेशी हमलों से भारत को बचाने के लिए उनके साथ एक संधि करी। वो संधि में इन्होंने कुछ शर्तें रखी। इसमें पहली शर्त क्या रखी कि भारत जो भी इनके हिस्से में था सेल्यूकस के, अफगानिस्तान, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब जो जगहें थी ये सब भारत में शामिल करवाने के लिए ये संधि करी कि ये सब अब भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो और अगली शर्त, इनकी जो बेटी थी हेलेन, ऐसे कुछ हेलेन नाम था उनका, तो उनसे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी। इसकी भी एक कहानी है कि जब इन्होंने शादी के लिए संधि करी तब इन्होंने पूछा चंद्रगुप्त मौर्य ने कि तुमने मेरी शादी जो है उससे तय कर दी, इसमें हमारा क्या फायदा है। तब उन्होंने क्या किया, जो चाणक्य थे उन्होंने उनको समझाया कि अगर इसकी तुमसे शादी हो जाती है तो हम इनके संधि बन जाएंगे, यानी इनके संबंधी बन जाएंगे, संबंध स्थापित हो जाएगा, तो ये दोबारा कभी भी भारत की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, भारत की तरफ आक्रमण करने की सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे, ये जो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की सोच लेते थे, ये यानी जो वर्तमान में रहकर भविष्य की सोचना, उसे ही हम दूरदर्शी कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे, इसीलिए तो इन्हें बुद्धिमान कहा जाता था, बहुत ज्यादा विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने उससे शादी कराने का यही था, क्योंकि जिससे इनकी बेटी का ये ससुराल बन जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी, तो ये दोबारा भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। और तीसरी शर्त ये रखी कि जो इनका पुत्र होगा हेलेन और चंद्रगुप्त मौर्य का, ये उत्तराधिकारी नहीं होगा, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा नहीं बनेगा। क्यों, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या दिया उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि ये जो था ये तुम्हारा और इसका पुत्र होगा, तो ये विदेशी खून होगा, इसमें विदेशियों का भी खून होगा, तो इसमें वो भावना नहीं आएगी भारत के लिए जो एक भारत के मूल उसमें होती है, भारत के खून में होती है। इसीलिए ये उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसीलिए फिर इनकी शादी हो गई। तो इन्हीं सब शर्तों के साथ भारत में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब, बलूचिस्तान और कांधार ये सब जुड़ गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए। ऐसे गुरु के लिए जिन्होंने अपने शिष्य का साथ अंत तक दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके बेटे थे बिंदुसार, जब वो शासन उन्होंने संभाला तब भी ये मुख्य सलाहकार के रूप में उनका साथ देते थे। लेकिन बहुत लोगों ने इनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे, इनके खिलाफ बिंदुसार को भड़काना स्टार्ट किया कि इनके कारण तुम्हारी माता मरी थी, उनको इन्होंने जहर दे दिया था, ऐसे उनको भड़काना स्टार्ट किया और बिंदुसार के द्वारा इनको उससे बाहर निकलवा दिया था। लेकिन जब बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दोबारा चाणक्य को वापस भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए। और इनकी मृत्यु के भी बहुत से राज हैं जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगी, कि इनको मारा गया या ये स्वयं मरे थे, इन्होंने अन्न जल त्याग दिया था, ऐसे बहुत से इनके भी अलग अलग मृत्यु के कारण है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे गुरु के लिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मैं ऐसे गुरु को शत शत नमन करती हूँ। आज के जो हमारे मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इनको ऐसा ही बुद्धिमानी, और ये इन्होंने जो राज्य है उसके लिए शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा महत्व दिया, कि अगर राजा शिक्षित होगा तभी वो जो है अपनी प्रजा को भी
प्रजा की भी उन्नति कर पाएगा, क्योंकि राजा ही शिक्षित नहीं होगा तो प्रजा को शिक्षा के लिए क्या वो करेगा। तो इसीलिए ये इन्होंने शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा गौर किया, बहुत ज्यादा शिक्षा पर भी बहुत से कार्य किए। तो ऐसे गुरु के लिए एक लाइक और प्लीज एक जने को इसे शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे वो भी ये वीडियो देखे। और आज टीचर्स डे के दिन विश्व के सभी टीचर को, सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ही हमें शिक्षा देते हैं, तभी हम लोग इतने आगे बढ़ते हैं। मैं सभी विश्व के सभी टीचर्स को आज टीचर्स डे के दिन बहुत ज्यादा दिल से उन लोगों का धन्यवाद, आभार मानती हूँ। मेरे भी जो टीचर्स थे आज तक के, उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी मानती हूँ। मेरी सुमन मैम थी, कविता मैम थी, मंजू मैम थी, कृष्णा मैम थी। सभी को अगर उनके पास ये वीडियो जाती है तो उनको मैं दिल से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, मेरे लिए नहीं तो ऐसे एक कौटिल्य के, चाणक्य ऐसे गुरु के लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक भी मत करिएगा, लेकिन एक जने को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो लोग इनके बारे में जान सके। आज टीचर्स डे के दिन जो है ऐसे गुरु के बारे में लोग जान सके। लेकिन गुरु तो सभी अच्छे होते हैं। तो विश्व के सभी गुरुओं को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा हैप्पी टीचर्स डे, सभी गुरुओं को। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शिक्षा देते हैं और बच्चों को शिक्षित करते हैं। ठीक है। और गुरु वही नहीं होता जो हमें शिक्षा देता है, और बहुत से और भी लोग होते हैं जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं, जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं वही गुरु हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों को जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन्हें जरूर ये वीडियो भेजिएगा। ठीक है। आप लोगों का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कुछ भी पूछना हो, कुछ भी मेरे को अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस पे चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करना प्लीज। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे तो मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो प्लीज जरूर 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 कमेंट जरूर करना कि कौन सी अगली वीडियो चाहते हैं। ठीक है। और मेरी जो पिछली वीडियोस हैं आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने शीत युद्ध पर, बहुत से अलग अलग टॉपिकों पर वीडियो बना चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू सो मच।